हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 7 अगस्त को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल द हिंदू से लिया है, 2 आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है पावरिंग अप टू गेट 30 ट्रिलियन इकॉनमी पॉइंट। इस आर्टिकल के थ्रू एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे और इंडिया जो सबसे बड़ा चैलेंज फेस कर रहा है मिडिल इनकम ट्रैप का, उसके पीछे के रीज़न क्या हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, प्लस सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है आपके लिए। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है अ वाइडनिंग वॉर। जो रिसेंटली मिडिल ईस्ट में डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो ईरान और आपके इसराइल के बीच में वॉर चालू हो चुकी है एक तरीके से, उसी के बारे में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है बुलीड इन पेरिस। पेरिस ओलंपिक्स में जो रीसेंट कंट्रोवर्सी हुई है इमाम खलीफ से रिलेटेड, उसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। अगर आपको एनालिसिस सही लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च करिए, मिल जाएगा। नीचे देखेंगे अपन, मोर पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर लिंक होगी, डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करो और ज्वाइन करो। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है पावरिंग अप टू गेट टू द 30 ट्रिलियन इकॉनमी पॉइंट। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 इकॉनमी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में हम मिडिल इनकम ट्रैप एक टर्म के बारे में बात करेंगे, एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे। एक मेंस का क्वेश्चन जो तैयार करेंगे वो मैंने यहाँ लिख दिया है। क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इंडिया is at a crucial juncture benefiting from favorable demography and advancement in technology, but also faces a huge challenge of middle income trap। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इंडिया एक क्रूशल जंक्चर पे है, अपनी फेवरेबल डेमोग्राफी के कारण बेनिफिट मिल रहा है इंडिया को, और टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट हो रही है उससे अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है। 7 से 8% से इंडिया ग्रो कर रहा है। लेकिन उसके सामने एक मैमोथ चैलेंज है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो है मिडिल इनकम ट्रैप का। तो ये क्वेश्चन आपको मेंस में पूछा जा सकता है। अब आपको इसमें क्या लिखना होगा? बिल्कुल सही बात है, इंडिया की जो डेमोग्राफी है उससे बेनिफिट मिल रहा है, एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी से बेनिफिट मिल रहा है। उसके एग्जांपल देंगे आप डिजिटाइजेशन वगैरह से, किस तरीके से इंडिया को बहुत फ़ायदा हो रहा है, ग्रोथ अच्छी हो रही है, पॉवर्टी कम हो रही है, ये सारे एस्पेक्ट लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे कि मिडिल इनकम ट्रैप क्या होता है और मिडिल इनकम ट्रैप के में जाने के रीज़न क्या हो सकते हैं, प्लस आप कुछ मेजर्स लिख देंगे कि हम इंडिया को ये चीज़ें फॉलो करनी है। सो इसी तरीके से हमारा आर्टिकल भी डिस्कस किया गया है। पहले बताया गया है कि इंडिया की जो ग्रोथ हो रही है बढ़िया हो रही है, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज़ हैं, उसे डिस्कस किए गए हैं, जिसके कारण मिडिल इनकम ट्रैप में जा सकती है, और उस इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए सॉल्यूशन क्या होगा। ये बेसिकली हमारा कंप्लीट आर्टिकल का फ्रेमवर्क रहेगा। मेंस के आंसर का फ्रेमवर्क भी यही रहेगा। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मिडिल इनकम ट्रैप होता क्या है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक कि आप कैसे करेंगे सॉल्व। सो पहला जो इशू है वो है मिडिल इनकम ट्रैप। मिडिल इनकम ट्रैप क्या होता है? द मिडिल इनकम ट्रैप रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन a country after reaching a middle income status struggle to transition from middle income to high income status। मिडिल इनकम ट्रैप एक सिचुएशन है जहाँ पर जो कंट्रीज़ होती हैं वो मिडिल इनकम तक तो पहुँच जाती हैं, लेकिन हाई इनकम स्टेटस अचीव नहीं कर पाती हैं, या फिर बहुत ज़्यादा उन्हें इस वहाँ हाई इनकम में पहुँचने में स्ट्रगल होता है और वो मिडिल इनकम कंट्री बनकर ही रह जाती हैं। एक डेटा यहाँ पर दिया हुआ है, ये डेटा आपको लिखना होगा जब आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ऑफ 101 मिडिल इनकम इकॉनमी इन 1960 ओनली 23 हैड अटेन हाई इनकम स्टेटस बाय 2018, अ स्टन रिमाइंडर ऑफ द चैलेंज दैट अवेट्स इंडिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 101 ऐसी कंट्री थी जिसका स्टेटस 1960 के दशक में मिडिल इनकम था, और 2018 में केवल कितनी कंट्रीज़ पहुंच पाई हैं हाई इनकम स्टेटस में? 23 कंट्रीज़ पहुंच पाई हैं।
अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल 25% यहाँ पर सक्सेस रेट दिख रहा है। 25% कंट्री है जो कि मिडिल से हाई इनकम पर पहुँच पा रही है इस ट्रैप को ब्रेक करके। ठीक, सो ये आपका मिडिल इनकम ट्रैप का डेफिनेशन हो जाएगा। नाउ आर्टिकल की बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है, इंडिया 7% से ग्रो कर रहा है, बहुत बढ़िया बात है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, और भी अच्छी बात है। इसके साथ साथ कुछ प्रोफेसीज भी चल रही है, 21वीं शताब्दी इंडिया की शताब्दी होने वाली है। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों को सुनने को मिल रही है, और ऐसा लग रहा है कि इंडिया के केस में इंडिया का डेवलप कंट्री बनना इनएविटेबल है। मतलब इंडिया कुछ करे या ना करे, इंडिया आज नहीं तो कल दुनिया की सबसे पावरफुल इकॉनमी या कंट्री बनेगा ही बनेगा। इस तरह की जो चीज़ें चल रही है, इससे इंडिया को बचने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़, मैंने अभी आपको बताया, मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाती है और जो है हाई इनकम स्टेटस अचीव नहीं कर पाती है। और अगर इंडिया चाहता है कि वो लास्ट मील तक पहुंच पाए, हाई इनकम स्टेटस अचीव कर पाए, 30 ट्रिलियन की इकॉनमी बाय 2047 जो कि सरकार ने टारगेट रखा है, अगर उसे अचीव करना है तो इंडिया को लगातार रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस करना होगा, जो कि किस पे बिल्ट है, लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे, जो कि कौन करेगा, ड्रिवन, प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन करेगा। बहुत सारे हमने वॉइसेस सुनी है रिसेंटली, काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े हैं जिसमें ये बात उठाई जा रही है कि जो आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं उसके कारण इंडिया में इनइक्वालिटी अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंच चुकी है आज़ादी के बाद से। सो इस तरह की जो इनकम इनइक्वालिटी की बात चल रही है, उसके बावजूद भी हमको जो हमारा बेस्ट शॉट है वो किस में है, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में, प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करने में, भले ही इनकम इनइक्वालिटी आपकी बढ़ रही हो। ये इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट जो आपके राइटर हैं उन्होंने कहा है। चीज़ें क्लियर। अब कुछ इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं जिसके कारण इंडिया मिडिल इनकम ट्रैप में जा सकता है। पहला क्या है, एनवायरमेंटल कंसर्न। यार पहले जो कंट्रीज़ थी, है ना, 1960s में 50s में, यहाँ पर एनवायरमेंटल कंसर्न इतना बड़ा इशू नहीं था, लेकिन आज के समय में क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीज़ें बहुत हो रही है। इंडिया को कोल से कहाँ ट्रांसफ़र होना पड़ रहा है, ट्रांजिशन करना पड़ रहा है अपनी इकॉनमी को ग्रीन टेक्नोलॉजी में। ग्रीन टेक्नोलॉजी काफ़ी कॉस्टली है, बिजली काफ़ी कॉस्टली, ओवरऑल डेवलपमेंट का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो जो पीरियड है ना, जिसमें इंडिया डेवलप हो सकता था, वो पीरियड में हो सकता है कि इंडिया डेवलप ना हो पाए, तो और वक्त ज़्यादा लग सकता है। इन्वायरमेंटल कंसर्न के कारण इंडिया मिडिल इनकम ट्रैप में फंस सकता है, पहला। दूसरा, टफर है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आज के समय में अगर आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देख लो, यूक्रेन रशिया चल ही रहा है, मिडिल ईस्ट की तो बात ही नहीं कर सकते, हर जगह गृह युद्ध चल रहे हैं, इजराइल ईरान, इजराइल पैलेस्टीन, और न जाने कितने बड़े ज़्यादा इशू चल रहे हैं। अब इससे हो रहा क्या है, इससे यार सीधी सीधी बात है, ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए। ऑयल के प्राइस बढ़ गए तो इंडिया के लिए इंपोर्ट्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी, पूरी की पूरी इकॉनमी आपकी ऑयल पर डिपेंड कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाए। समझ में आ रहा है, फुल इन्फ्लेशन होने के चांसेस। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जो ग्रोथ होगी ऑब्वियसली वो कम होगी। ट्रेड ऑफ जो है इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बीच में हमेशा रहता है। अगर हाई इन्फ्लेशन रहेगा तो फिर आपकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं हो सकती, ऑब्वियस है ये सारी चीज़ें। तो आपके पास अगर हाई इन्फ्लेशन रहेगा तो आपका कंजम्पशन में पैसा लगेगा, आपकी सेविंग कम होगी, सेविंग कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो एंड ऑल, ये प्रोसेस, ये साइकिल चलती रहेगी। सो टफर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, प्लस आप एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते ना आप रशिया को एक्सपोर्ट कर पाओगे, ना आप यूक्रेन को कर पाओ। समझ में आ रहा है क्या, बहुत सारी कंट्रीज़ में आप एक्सपोर्ट आपके रुक जाएंगे, तो ओवरऑल आपको बहुत नुकसान होगा। ठीक, राइजिंग इनइक्वालिटी की मैंने बात कर ही लिया है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिससे आप मिडिल इनकम ट्रैप में फंस सकते हो। कुछ ही लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो अभी भी पुअर है, जो अभी भी बहुत ज़्यादा गरीब है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको रिजॉल्व करते हुए इंडिया को फोकस करना है इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। क्वालिटी कम तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमको इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी फोकस करना है। ऐसा नहीं कि इनइक्वालिटी कम करने के लिए सोशलिज्म की तरफ चले गए, आपको इनइक्वालिटी लिबरल पॉलिसीज़ के थ्रू ही कम करना होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एलपीजी जो 1991 रिफॉर्म हुए थे उसके पहले का पीरियड और उसके बाद के पीरियड की बात कर लेते हैं। ठीक, उसका यहाँ डेटा दिया हुआ है। 1991 तक के इंडिपेंडेंस से देखें तो लगभग 50% जनता ऐसी थी जो कि पुअर थी, और सोशलिस्ट प्रोग्राम चलाने के बावजूद भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन पुअर रह गई थी। लेकिन एलपीजी रिफॉर्म जब से हुए हैं 1991 से 2011 के बीच में, लगभग 20% पॉपुलेशन ऐसी है जो पॉवर्टी से बाहर हुई है। लगभग 35 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें
इंडिया ने पॉवर्टी से बाहर किया है। तो ऑब्वियस है कि इनइक्वालिटी ज़रूर बढ़ी है, लेकिन 35 करोड़ लोग पॉवर्टी से बाहर भी आए हैं। इसका मतलब क्या है, सोशलिज्म में आप पॉवर्टी ही एक दूसरे से बांट रहे थे। अगर सारे ही गरीब रहेंगे तो ऑब्वियस है कि इनइक्वालिटी नहीं रहेगी। यहाँ पर कुछ लोग ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, कुछ लोग कम ग्रो कर रहे हैं, इसलिए इनइक्वालिटी आपको ज़्यादा दिख रही है, लेकिन एटलीस्ट सारे पुअर तो नहीं है। सो सोशलिज्म में हम लोग क्या कर रहे थे, जो गरीबी थी उसे बांट रहे थे। यहाँ पर हम वेल्थ क्रिएशन बांट रहे हैं। ये बात अलग है कि कुछ लोग ज़्यादा कमा रहे हैं और कुछ लोग रिलेटिवली कम कमा रहे हैं, लेकिन ये हम डिनाई नहीं कर सकते कि जो पिरामिड में नीचे लोग थे वो बेटर ऑफ हुए हैं 1991 के बाद से। इसलिए हमें लिबरल पॉलिसी को आगे बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज़ वेल्थ क्रिएशन नहीं हो पाएगी। ऑब्वियस है कि कुछ जो एंटरप्रेनर होंगे वो वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, उसके कारण जॉब्स मिल रही है, और वेल्थ क्रिएशन जॉब्स होगी तो वो लोग ज़्यादा कमाएंगे, लेकिन जो जॉब होगी उससे नीचे के लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा। इसे हम ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट भी बोलते हैं। जो ग्रोथ के बेनिफिट हैं वो धीरे धीरे करके लोअर स्ट्रेटा में भी आते हैं। सो आपको फोकस ज़रूर करना है इनइक्वालिटी कम करने पे, लेकिन इकोनॉमिक जो पॉलिसी होगी वो आपकी लिबरल वाले रास्ते से ही जाएगी। चीज़ें क्लियर है क्या? नेक्स्ट इशू क्या है इंडिया के साथ? लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके कारण इंडिया मिडिल इनकम ट्रैप में जा सकता है। अभी इंडिया का जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 37% के अराउंड है। कोविड के समय में ये 26% 24% के अराउंड था, और हम जानते हैं कि ये जो 37% है इसमें भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो एग्रीकल्चर में अनपेड वर्क कर रही है। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो 50% पॉपुलेशन आपकी काम नहीं कर रही है, महिलाओं, है ना। अगर ये 50% पॉपुलेशन काम नहीं करेगी तो आपकी ग्रोथ तेज़ी से कैसे होगी? अगर हम वियतनाम, चाइना, जापान से कंपेयर करें जहाँ पर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 60 से 70% के अराउंड है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं। इसलिए हमें ये फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाने पर भी फोकस करना पड़ेगा। लेकिन जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया ना, जो 20% आपकी पॉवर्टी से लोग बाहर निकले हैं ये वाला, और जो हाई ग्रोथ हुई है, ये जो ग्रोथ हुई थी इसमें जो आईटी सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई थी, और उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने के कारण बहुत बड़ी संख्या को फ़ायदा ज़रूर मिला है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी संख्या और पॉपुलेशन अभी भी कहाँ पर है? एग्रीकल्चर में रिलाई करती है। सो हमारा अगला जो इशू है वो है 50% लेबर फोर्स स्टिल वर्किंग इन द एग्रीकल्चर। ये भी एक ऐसा रीज़न है जो इंडिया की ग्रोथ को क्या कर रहा है? रोक रहा है। सो इंडिया को अपना जो लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर सेक्टर है उससे लेबर फोर्स को बाहर निकालना होगा और लो टेक मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आगे बढ़ाना होगा। इंडिया का सर्विस सेक्टर बहुत इस्टेब्लिश्ड है। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, अगर हम देखें हाई टेक्नोलॉजी, हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो वो भी अच्छा खासा है, लेकिन जो लो टेक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो उतना बढ़िया इंडिया का नहीं है, और उसी के कारण जो है बहुत बड़ी संख्या में जो आपके लेबर्स हैं आज भी एग्रीकल्चर में रह गए हैं। सो ये एक आपका बहुत बड़ा इशू है। इंडिया के पास इमेंस पोटेंशियल है, वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, लगभग 950 मिलियन की आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जिसमें आधी जो पॉपुलेशन है वो एम्प्लॉयड है और आधी पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है ही नहीं। उनके पास प्रॉपर जॉब्स नहीं है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इनके पास स्किल नहीं है। सो अगला जो इशू है वो क्या है आपका? स्किल एंड एजुकेशन। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये इंडिया इस पे फोकस इंडिया को करना पड़ेगा। ठीक। सो जब तक कि हम स्किल पर काम नहीं करेंगे तब तक के आप बहुत बड़ी जो फोर्स है उनको जॉब नहीं दे पाएंगे, और जब तक के बहुत बड़ी लेबर फोर्स को जॉब नहीं मिलेगा तब तक कि ये जो इनइक्वालिटी है वो तो बढ़ना ही बढ़ना है। लो स्किल्ड employment intensive manufacturing with a strong focus on export is how South Korea, Taiwan, Japan and Vietnam came to be called as Asian tigers, regularly achieving double-digit growth between 1960 and 90. Their particular brand of economic policy focused on a rapid export-oriented industrialization was premised on the understanding that growing export require focusing on your advantage while being receptive to imports in other areas. So इंडिया क्या कर सकता है? जो एशियन टाइगर्स हैं उनकी स्ट्रेटजी से सीख सकता है। एशियन टाइगर्स कंट्री कौन कौन सी है? साउथ कोरिया, जापान, वियतनाम और ताइवान। इन लोगों ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी? इन लोगों ने किस पर फोकस किया था? लो स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग पे
फोकस किया था, ताकि एग्रीकल्चर से जो लेबर सरप्लस है उसको कहाँ पर डाला जाए, इस सेक्टर में डाला जाए, है ना, ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। अब इन लोगों का सारा फोकस क्या था कि ये जो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग है इसमें आप क्या बढ़ाएं, प्रोडक्शन बढ़ाएं, एक्सपोर्ट बढ़ाएं। इंडिया के पास भी जो लेबर हैं अभी बहुत सस्ते हैं, तो इंडिया के जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उसकी कॉस्ट बहुत कम होगी, तो इंडिया क्या कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है और इसी स्ट्रेटजी को इंडिया बढ़ा सकता है। तो ये इंडिया के लिए क्या होगा, सॉल्यूशन हो सकता है। आप ये सॉल्यूशन भी लिखेंगे। पर इंडिया के साथ इशू क्या है, इंडिया के साथ इशू ये है कि इंडिया बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्ट टैरिफ्स लगाता है। तो नेक्स्ट जो चैलेंज है वो क्या है, ट्रेड फिक्शंस। इंडिया बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, टैरिफ लगा रहा है। टैरिफ लगाने से क्या होगा, आप मतलब जो इम्पोर्ट होंगे वो महंगे हो जाएंगे। अब जब इम्पोर्ट महंगे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे आपके रॉ मटेरियल होंगे वो महंगे हो जाएंगे। इसी रॉ मटेरियल का यूज़ करके आप एक प्रोडक्ट फिनिश गुड बनाएंगे और एक्सपोर्ट करेंगे, तो एक्सपोर्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो इंडिया का एक्सपोर्ट भी नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा ट्रेड फिक्शन, प्रॉपर एफटीए साइन नहीं कर पा रहा है इंडिया, है ना। अभी अभी बहुत सारी कंट्री के साथ एफटीए साइन ज़रूर हुए हैं, लेकिन बहुत सारी कंट्री के साथ अभी भी नेगोशिएट नहीं हो पा रहे हैं। तो ओवरऑल जो ट्रेड फिक्शन है वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम स्टांस को देखें तो एंटी ग्लोबलाइजेशन वाला स्टांस है, यूके का देखें तो उनका भी यही है। इमाइग्रेशन से रिलेटेड इशू अलग चल रहे हैं, तो ये भी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा ट्रेड बैरियर हो सकता है और ये अल्टीमेटली इंडिया की जो ग्रोथ है उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। चीज़ें क्लियर है क्या। अब इंडिया की जो एक्सपोर्ट है उसकी ग्रोथ का डेटा यहाँ दिया हुआ है, वो लिख लेना आप लोग जब भी आप बात करोगे कि इंडिया ये सॉल्यूशन अपना सकता है एशियन टाइगर वाला। और इंडिया की जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है लगभग 1990 में 7% थी, अभी 25% 2013 में हो चुकी है। और इंडिया क्या चाहेगा, चाइना प्लस वन मोमेंट को कैपिटलाइज करना चाहेगा। ये चाइना प्लस वन है क्या, ये आपको प्रीलिम्स में आ सकता है। बहुत सारी कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और यूरोपियन कंट्री क्या चाहती है, चाइना पे रिलायंस अपना कम करना चाहती है और ग्लोबल वैल्यू चेन में एक और ऐसी कंट्री है जिसे अल्टरनेटिव की तरह देख रही है, ताकि वहाँ पर जो 1+1 कंट्री वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाया जाए चाइना से हटा करके, क्योंकि चाइना का भरोसा नहीं है। कल को उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद कर दिए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और अगर इंडिया को अट्रैक्टिव एफडीआई डेस्टिनेशन बनना है तो इंडिया को जो अपनी ह्यूज टैरिफ वाली पॉलिसी है उसको छोड़ना पड़ेगा। ये एक आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा एक और इशू क्या है, राइजिंग डेट। इंडिया का जो डेट है वो बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है। आईएमएफ की रीसेंट रिपोर्ट आई थी, इंडिया का डेट कितना पहुंच सकता है, $100 बिलियन के आसपास पहुंच सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। जितना ज़्यादा डेट बढ़ेगा तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कम हो सकता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर होंगे उनको लगेगा कि यार इंडिया कंट्री डिफॉल्ट कर सकती है। तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे, ट्रेड बैरियर्स हो जाएंगे और ये सारे रीजंस हो जाएंगे जिसके कारण इंडिया मिडिल इनकम ट्रैप में फंस सकता है। सॉल्यूशन क्या हो सकता है यार, मेन सॉल्यूशन आपका क्या होगा, इन्वेस्टमेंट। इंडिया को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, प्राइवेट सेक्टर को आगे आना पड़ेगा। सरकार तो कर रही है। सस्टेनेबल ग्रोथ तभी होगी जब प्राइवेट सेक्टर ग्रो करेगा और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगा। पहला सॉल्यूशन सिंपल। दूसरा एफडीआई से हमें टेक्नोलॉजी मिलेगी। इंडिया को खुद भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। फिजिकल कैपिटल के भरोसे ज़्यादा समय तक आप नहीं रिलाई कर सकते, क्योंकि उसके बाद मार्जिनल जो आपकी यूटिलिटी होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगती है, ओवरऑल ग्रोथ कम होने लगती है। तो अगर आपको ग्रोथ बढ़ानी है तो आपको टेक्नोलॉजी पर फोकस करना पड़ेगा, इनोवेशन पर फोकस करना पड़ेगा, तब आप जो है क्या कर पाएंगे, ग्रोथ बढ़ा पाएंगे। टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एफडीआई से टेक्नोलॉजी मिलेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। थर्ड जो यहाँ पर आर्टिकल में दिया है वो है क्लस्टर बेस्ड अप्रोच। इंडिया को क्लस्टर बेस्ड अप्रोच अपनानी पड़ेगी, जैसे कि SEZ वाली जो अप्रोच है उसी तरह की अप्रोच। वियतनाम हो गया, आपका चाइना हो गया, यहाँ पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच चाइना ने भी अपनाई है। इंडिया में बड़े सारे चैलेंजेस हैं, बिजली नहीं आ पाती है, पानी का इशू है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का इशू है। तो ये सारे इशूज़ को रिजॉल्व करने के लिए आपको क्लस्टर बेस्ड अप्रोच लगेगी। एक ऐसी टेरिटरी बनाएं जो कि फॉरेन टेरिटरी की तरह बिहेव करे, जहाँ पर आपके बहुत सारे इंसेंटिव्स मिले, ताकि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डायरेक्टली यहाँ पर सेटअप हो और उनको टैक्स बेनिफिट दिए जाएँ, आपका प्रॉपर बिजली दी जाए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, साथ में एजुकेशन और आपके रहने की व्यवस्था भी होना चाहिए, ताकि यहाँ पर लेबर भी खींचे चले जाएँ। तो यहाँ पर लो टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लस आपकी जो हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग है उस पर फोकस होना चाहिए। ये इंडिया के लिए वे फॉरवर्ड होगा। लो टेक मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना है, लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं वो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ जो होती हैं वहाँ पर हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि अरे यहाँ पर वर्किंग कंडीशन ख़राब है, यहाँ पर जो है आपकी सैलरी बहुत कम है,
ऐसी सारी चीज़ें कही जाती। लेकिन ये नॉन फार्म सेक्टर जो इनफॉर्मल जो एंटरप्राइजेस हैं जो काम कर रहे हैं, अगर हम इसके लिए क्रिटिसाइज़ करेंगे तो हो सकता है कि ये जॉब ही ना क्रिएट हो, ऐसी जॉब ही क्रिएट ना हो, क्योंकि जो एम्प्लॉयर है वो ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती। तो हो सकता है कि ये जॉब चली जाए, तो हमें थोड़ा सा लिबरल होने की ज़रूरत है लेबर इश्यूज़ में, जब तक कि इंडिया डेवलप नहीं हो जाता। और लास्ट आपका स्किल और एजुकेशन पर फोकस करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक के इनइक्वालिटी वाले जो इशू हैं वो भी रिजॉल्व नहीं हो पाएंगे। सो ये आपके कुछ क्या होंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। ये आपका कंक्लूजन दिया हुआ है, कंक्लूजन पढ़ लेना और लिख भी सकते हो। बहुत अच्छा कंक्लूजन मुझे तो नहीं लगा, आखिरी की 2-4 लाइन है जो आके आप लिख सकते हैं। बाकी तो एज सच ओवरऑल आर्टिकल होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। हर एक पॉइंट को मैंने अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अ वाइडनिंग वॉर। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS2 IR मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिडिल ईस्ट के बारे में बात करेंगे। मिडिल ईस्ट में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें जो रीसेंट डेवलपमेंट हुए हैं वो आपको पता होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज़ की जानकारी होना चाहिए। सो जो रीसेंट डेवलपमेंट में चेंजेस आए हैं उसे हम देख लेते हैं। आपके मेंस के आंसर में ये सारी चीज़ें एज एन एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक, शुरू करते हैं। The back-to-back assassination of 3 top leader of Iran proxy forces in the Middle East, 2 of Hamas and 1 of Hezbollah are pushing the Middle East into a wider war. Recently एक न्यूज़ आई थी जिसमें ये पता चला था कि इज़राइल ने जो हमास है और हेज़बोल्ला हैं इनके टॉप लीडर्स को असैसिनेट किया है, उन्हें एक कॉन्स्पिरेसी के तहत उनको ख़त्म किया है। और ये जब से ये असैसिनेशन हुआ है तो ऐसा लग रहा है कि ये जो वॉर है ये और लंबी खिंच सकती है। इसकी शुरुआत हमास के अटैक से हुई थी और उसके बाद से जो इज़राइल है वो रिटेलिएट करने में लगा है। 9 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं जब से ये रिटेलिएशन चल रहा है। और अगर हम देखें तो दोनों ही कंट्रीज़, चाहे वो पैलेस्टीन हो, हमास हो और आपके इज़राइल हो, अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर पाई है। आने वाले समय में ईरान के एंटर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये जो फोर्सेस हैं, हमास है, हाउदीज़ हैं और आपके हेज़बोल्ला हैं, ये सारी की सारी फोर्स को किसने बनाया है? ईरान ने ही बनाया है। ये सब ईरान बैक्ड रिबेल ग्रुप हैं। ये सारे के सारे इज़राइल के अगेंस्ट में एक्ट कर रहे हैं। सो ये जितने भी आपके रिबेल फोर्स हैं उनको सपोर्ट किसका है? ईरान का है। अभी रिसेंटली ईरान में घुस करके जो हेज़बोल्ला है उसके टॉप लीडर को असैसिनेट किया है इज़राइल ने। सो उसके बाद से ये न्यूज़ आ रही है, यूनाइटेड स्टेट्स ने भी ये न्यूज़ दी है कि जो ईरान है वो अटैक कर सकता है इज़राइल के ऊपर, और जो सिचुएशन है अभी की वो और ज़्यादा बुरी होती जा रही है। इसके अलावा जो ईरान बैक रिबेल्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स के जो बेस है इज़राइल में उस पर भी अटैक कर रहे हैं। सो जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो और फोर्स का मोबिलाइजेशन कर रहा है। आने वाला जो फ्यूचर है मिडिल ईस्ट के लिए वो बहुत ख़राब दिखाई दे रहा है। सो ये जो आपकी जब भी वॉर होती है ना, हिस्ट्री हमेशा ये बताती है कि लार्ज स्केल वायलेंस होता है तो उसके बाद से सिस्टमेटिक चेंजेस और सोसाइटी और स्टेट्स में काफ़ी जो है आपको रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है। जनरली क्या होता है, वॉर होगी उसके बाद सोसाइटी पीस की तरफ बढ़ती है, सारे लोग बोलते हैं कि भाई अब हमें शांति चाहिए, और आपकी जो स्टेट हैं उनके बीच में भी जो रिलेशन होते हैं वो बेहतर हो जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसी वॉर चल रही है जिसमें कोई स्ट्रक्चरल चेंज प्रोड्यूस नहीं होने वाला है इस मिडिल ईस्ट की वॉर में। अगर आप इजराइल के कैंपेन को देखें तो वो वायलेंट तरीके से हमास को ख़त्म करना चाहते हैं और बहुत सारे सिविलियंस की वहाँ पर जान जा चुकी है। 9 महीने से चल रहा है, उन लोग रुक नहीं रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स कोशिश ज़रूर कर रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हुए हैं वो इस वॉर को रोक दें और सीज़ फायर डिक्लेयर किया जाए, लेकिन अभी तक के यूनाइटेड स्टेट्स भी फेल है और बाकी कंट्री भी हार्डली कुछ कर पा रही हैं। यूनाइटेड नेशन तो हम जानते हैं कि वो सिर्फ नाम का होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें इज़राइल को बहुत हाई कॉस्ट, अगर डोमेस्टिक कॉस्ट देखें तो वो बहुत ज़्यादा है। नियरली 60% ऑफ फैमिलीज इन Israel have a member serving in the war. This social burden of massive war mobilization in a small country is compounded by the fact that nearly 1 out of 5 family in the country has had to relocate amid the threat to its
बॉर्डर्स। सो जो आपकी डोमेस्टिक प्राइस है उसकी अगर हम बात करें तो इज़राइल में लगभग 60% फैमिलीज़ ऐसी हैं जो वॉर में अपने बच्चों को भेज रही हैं। तो कैजुअल्टीज़ होगी तो कितना ज़्यादा नुकसान होगा, ये सोशल बर्डन इज़राइल को उठाना पड़ रहा है। बहुत छोटी कंट्री है, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। इसके अलावा हर 5 में से एक ऐसी फैमिली है जिसे रिलोकेट किया जा रहा है, अपने घर से उन्हें अलग किया जा रहा है, बॉर्डर एरिया से उन्हें हटाया जा रहा है। ये जो वॉर है और जो प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप है वो बहुत ज़्यादा डिविसिव है, अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार है। यूनाइटेड स्टेट्स में अलग आपको देखने को मिलेगा, बाकी कंट्री में आपको अलग व्यूज़ देखने को मिलेंगे, कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई अगेंस्ट में है। और इनफैक्ट इज़राइल के अंदर भी अगर हम देखें तो सोसाइटी बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। बहुत सारे लोग ये चाह रहे हैं कि इस तरह की वॉर नहीं होना चाहिए। यही चीज़ ईरान के लिए भी बिल्कुल सेम ट्रू है। ईरान को देखेंगे तो ईरान का कैंपेन भी काफ़ी सक्सेसफुल कह सकते हैं, क्योंकि आज तक के जो इज़राइल इनविजिबल की एक इमेज थी कि कभी नहीं हार सकता था, उसमें बहुत बड़ा डेंट करने में उस इमेज को ईरान काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है। उसने जो है हमास को, हेज़बोल्ला को, हाउदीज़ को कहीं ना कहीं सक्सेसफुली नर्चर किया है इज़राइल के अगेंस्ट में, और एक हाइब्रिड वॉरफेयर मॉडल यहाँ पर जो है तैयार करके दिया है, जो हो सकता है आने वाले समय में बाकी कंट्रीज़ भी यूज़ करें। प्रॉपर आप रिबेल को तैयार कर रहे हैं, डायरेक्टली आप वॉर में जो ईरान है डायरेक्टली वॉर में नहीं उतर रहा है, एक तरीके से प्रॉक्सी तैयार करके रखा है, एक रिबेलियन ग्रुप तैयार करके रखा है, और उसमें वो सक्सेसफुल भी रहा है। लेकिन सिमिलरली ये जो वॉर है तेहरान की, ये जो ईरान है उसकी डोमेस्टिक वनरेबिलिटीज़ को भी बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर रहा है। जैसे कि ईरान जो है हमास के जो लीडर थे, है ना, उनको नहीं बचा पाया, जो अभी रिसेंटली एक मीटिंग में गए हुए थे, और उनका असैसिनेशन जो है इज़राइल के द्वारा किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इज़राइल का पेनिट्रेशन कितना ज़्यादा डीप है ईरानियन के जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है उसमें, ये आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा इस ईरान में जो है बहुत सारे एंटी रिजिम प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी चल रही है, वुमेन राइट्स रिलेटेड प्रॉब्लम है। रिसेंटली आपने देखा था हिजाब रिलेटेड प्रोटेस्ट हुआ था। तो इनकी अपने डोमेस्टिक इशू चल रहे हैं, एक्सटर्नल वॉर चल रही है, और कोई भी कंट्री में अगर वॉर हो रही है तो वो आपको 10 से 20 साल पीछे लेकर के जाती है। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है ईरान को भी फेस करना पड़ रहा है। दोनों कंट्री कहीं एक्स्ट्रा आगे नहीं जा पा रही है, और दोनों 20-25 साल पीछे आ रही है, और कोई चेंज भी नहीं हो रहा है, स्ट्रक्चरल चेंज की इस वॉर के बाद चीज़ें सुधर जाएगी ये भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ अरब कंट्रीज़ तो जो ईरान प्रॉक्सीज़ हैं, ईरानियन प्रॉक्सीज़ मतलब हमास, हेज़बोल्ला, हाउतीज़, उसको ही खतरा मानते हैं। इज़राइल से बड़ा खतरा इन जो है रिबेलियंस को माना जा रहा है, स्पेशली सऊदी अरेबिया और कतर जैसी कंट्रीज़ के द्वारा। सो अगर हम देखें तो अभी फ्यूचर में कहीं आपको शांति दिखाई नहीं दिख रही है, कि हो सकता है कि आगे चल के अगर यूएस समहाउ इज़राइल को मना लेता है और सीज़ फायर हो जाता है तो उसके बाद हो सकता है कि ये जो संघर्ष है वो रुक जाए। ये पूरा आर्टिकल था। चीज़ें क्लियर है क्या? नाउ आर्टिकल शुरू करते हैं। आर्टिकल में जो हमारा फोकस है वो किसके ऊपर है? अल्जीरियन बॉक्सर इमाने खलीफ के ऊपर है। सो जो रीसेंट आपका ओलंपिक हो रहा था उसमें एक बॉक्सिंग मैच हो रहा था, उसमें जो इमाने खलीफ हैं उनके अगेंस्ट में जो अपोनेंट थी उनके बीच में फ़ाइट चल रही थी, और लगभग 45 सेकेंड में उनकी अपोनेंट ने क्विट कर लिया, बोल दिया कि भाई मैं ये फ़ाइट नहीं कर सकती। और इतना ज़्यादा भारी पंच था ये कि उनकी नाक टूट चुकी थी, है ना, उनकी जो नोज़ थी उसे ब्रोक कर दिया था इमाने खलीफ ने। इमाने खलीफ को रिसेंटली 2023 में जो जेंडर टेस्ट था उसमें उन्हें फ़ेल कर दिया गया था। तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन उन्हें अब्यूज़ कर रहे थे, बहुत सारे लोग उन्हें ट्रांसजेंडर बता रहे थे, बहुत सारे लोग उन्हें कह रहे थे कि इन्होंने अपना जो सेक्स है वो चेंज किया है, इनका जो क्रोमोज़ोम है वो XY क्रोमोज़ोम है, और उसके बाद इन्होंने चेंज करके अपने आप को एज अ फीमेल आइडेंटिफाई कर रही हैं, और यहाँ पर जो महिलाओं के साथ ये फ़ाइट कर रही हैं ये पूरी तरीके से गलत है।
सो ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है। अगर हम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की गाइडलाइंस की बात करें तो गाइडलाइंस क्या दी हुई है, वुमेन लाइक मैन आर नॉट अ होमोजेनस ग्रुप नॉर आर सोलली डिफाइंड बाय देयर जेंडर आइडेंटिटी। जो महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं वो कोई होमोजेनस ग्रुप नहीं है, वो अपनी सिर्फ जेंडर आइडेंटिटी पर के बेसिस पर डिफाइन नहीं किए जा सकते। बैलेंस पोर्ट्रेयल प्रैक्टिसेस शुड एंश्योर दैट द डाइवर्सिटी विद इन एंड अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप आर कंसिडर्ड एंड reflected. Every person, irrespective of their gender identity or sex variation, has a right to practice sports without discrimination and in a way that respect their health, safety and dignity. Yet on all this count, उसके बावजूद भी अल्जीरियन बॉक्सर इमानी खलीफ के साथ बहुत ज़्यादा जो है आप देखेंगे तो सोशल मीडिया में और इसके अलावा अलग अलग लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन इन्हें फेस करना पड़ रहा है। सो ओलंपिक की जो गाइडलाइंस है वो क्लियर है कि भाई जेंडर आइडेंटिटी कुछ भी हो सकती है, सेक्स वेरिएशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर पर्सन को स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और उसके साथ साथ उनकी हेल्थ, सेफ्टी और डिग्निटी की भी रिस्पेक्ट करते हुए उनको स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करने की फुल जो है फ्रीडम है। ये गाइडलाइन है, लेकिन उसके बावजूद भी इस गाइडलाइन का यहाँ पर वॉयलेशन हो रहा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, राइटर जेके रॉलिंग जो कि फेमिनिस्ट हैं, इलॉन मस्क, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है। इसके अलावा जो अपोनेंट्स हैं इमानी खलीफ के, वो उनके साथ हाथ तक नहीं मिला रहे हैं पोस्ट मैच, है ना। मैच ख़त्म होने के बाद इतनी कटसी भी नहीं है कि वो हाथ मिलाएं। सो ये एक तरीके से जो आपकी इमानी खलीफ हैं उनके अगेंस्ट में कैंपेन तरीके से चलाया जा रहा है, और उनके हिसाब से ये सारी चीज़ें उनकी जो थॉट प्रोसेस है, उनकी जो फाइटिंग स्पिरिट है उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी है। सो रीज़न क्या बताया जा रहा है कि ये जो इमानी खलीफ हैं कि ये फीमेल नहीं है। Khalif had failed to pass the gender test conducted by the now de-recognized International Boxing Association last year, detail of which have not been made public, and because neither conform to traditional imagination of female athlete. So International Boxing Association ये इसने एक जेंडर टेस्ट कंडक्ट किया था लास्ट ईयर, जो खलीफ फेल कर गई थी। ऐसा माना जा रहा है कि इनका जो क्रोमोजोम है वो XY क्रोमोजोम है, और इसलिए ये होना क्या चाहिए, एज अ मेल होना चाहिए, लेकिन ये अपने आप को एज अ फीमेल आइडेंटिफाई कर रही हैं और इन्होंने अपना जेंडर चेंज कराया होगा। सो कहीं ना कहीं जो बायोलॉजिकल सेक्स है और जो जेंडर आइडेंटिटी है, इसमें कहीं ना कहीं डिस्टिंक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ये अभी जो जेंडर टेस्ट हो रहे हैं वो 1936 से इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि ओलंपिक्स में कंडक्ट हो रहे हैं, लेकिन जो क्लासिफिकेशन है और जो रूल्स बनाए गए हैं वो किस पर बेस्ड हैं, कल्चर पर, रेस पर और प्रेजुडिस पर, रेदर देन बेस्ड ऑन साइंस। सो साइंस के ऊपर इतना बेस्ड नहीं है जितना ज़्यादा कल्चर, रेस और प्रेजुडिस के ऊपर है, और इसी के कारण बहुत सारे सेक्शन के लोग अभी बाहर निकल के, जैसे कि जेके रॉलिंग जो कि एक फेमिनिस्ट हैं, वो भी ये कह रही हैं कि इस तरह की प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ऐसे में जो महिलाएं हैं उनका एम्पावरमेंट तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो मेल हैं जिन्हें बायोलॉजिकल एज अ सेक्स XY क्रोमोसोम है जिनका उन्हें दिया गया है, वो अगर चेंज करके अपना फीमेल बन जाते हैं तो ऐसे में जो महिलाएं हैं वो पीछे रह जाएंगी, इनसे तो आगे हो ही नहीं पाएगी। तो वो इंसिस्ट कर रही हैं कि आपको जेंडर को एज अ बाइनरी देखना चाहिए, X और Y देखना चाहिए। लेकिन आज के अगर हम स्पेक्ट्रम में देखें तो रियलिटी काफ़ी बदल चुकी है। अब सिर्फ इस बेसिस पे कि किसी का XY क्रोमोसोम है आप उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो एज अ बॉय है या फिर आपके XX है तो गर्ल है। चीज़ें अब काफ़ी चेंज हो चुकी है और साइंस भी ये सारी चीज़ें बताती है। इसके पहले ड्यूटी चंद थी, इनका भी हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल था, उसके कारण वो कई गेम्स में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाई थी और मेडल जीतने के बाद भी उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। सो ऐसा नहीं है कि पहली बार ये चीज़ें हो रही हैं, अलग अलग एथलीट के साथ, इंडिया के एथलीट के साथ भी ये चीज़ें हुई है। तो आने वाले समय में एक प्रॉपर गाइडलाइन और बेहतर जेंडर टेस्ट होने की ज़रूरत है, और जब तक के बेहतर जेंडर टेस्ट नहीं आ जाते जो कि सिर्फ साइंस बेस्ड हैं, तब तक के इस तरह के इशू आपको देखने को मिलेंगे, और ऐसे में जो फेयर स्पोर्टिंग स्पिरिट है वो इंश्योर नहीं हो पाएगी। सो ये हमारा जेंडर जस्टिस वाला इशू हो जाएगा, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा इशू है, इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, ठीक। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।